बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, सेनेट इजलास में आज इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और कहा गया कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के केस में वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाए जाने की उम्मीद है। जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कासाते नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है सेनेट इजलास में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पेश की गई और मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, तो इस करारदाद का इलेक्शन पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, इलेक्शंस पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए करारदाद का, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं वाज़ेह करूं कि ये करारदाद अचानक पेश नहीं हुई। इस करारदाद के ऊपर जो है वो चंद यहाँ पे जो सियासी शख्सियात हैं जो उनके ये नॉलेज में, रहनुमाओं की नॉलेज में ये बात है, ठीक है, पीरियड, पॉइंट, बस। यानी सियासी जमातों की नॉलेज में ये बात है कि ये करारदाद कैसे आई है और ये कैसे पास हुई है। और कुछ जमातों के इल्म में नहीं है, कुछ जमातों के इल्म में है, और कुछ जमातें ऐसी जो कि बिल्कुल इससे कि जी अचानक होगी और ऐसे होगी। नहीं, अचानक यहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब यहाँ मतलब है कि अचानक कुछ भी नहीं होता। तो ये जो है ये चंद पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके ये इल्म में था और इसको बड़े तरीके से पेश किया गया। कुछ के इल्म में ये नहीं था, लेकिन जिनके इल्म में नहीं था उन्होंने भी इस पर कोई भरपूर एहतजाज वगैरह नहीं किया, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें से एक वजह यह है कि अगर एक तो आज जो शहादत हुई है, दोबारा ये दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। ये जो बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है जी जी। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही है, दहशतगर्दी की वो तो है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो है वो आज यहाँ पे शहादत हुई है एक मुमताज़ आलिम दीन की, और उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया है। और सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद रहमान जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये जो यहाँ पर एक तो ये इशूज़ तो हैं, लेकिन उसके साथ ही एक मामला ये भी है कि बहुत सी जो जमातें हैं वो ख़ुद को तैयार नहीं तसव्वुर कर रही इंतखाबात के लिए, और एक गैर यकीनी की कैफियत उनके अपने अंदर भी है, बाहर नहीं, अपने अंदर भी उनके ये है कि ये किस तरह से कोई कहीं पर कोई इशूज़ हैं। कई पेपर्स मुस्तरद हो गए थे, वो मंजूर होने शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब का जैसे मंजूर हो गए पेपर्स, तो मतलब इस तरह और बहुत सारे पेपर्स अब मंजूर होने शुरू हो गए हैं, तो जो मुस्तरद हो गए थे पहले, और जो पहले कबूल हो गए थे वो अब उन पर एतराज़ लगने शुरू हो गए हैं। तो वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो कुछ पार्टीज़ के, अच्छा, विद इन भी डिवीज़न है, यानी अंदर भी सोच की डिवीज़न है कि जी क्या, यानी अब आप देखें ना कि जब मिसाल के तौर पे ये जो नवाज शरीफ साहब के पेपर्स पे एतराज़ हुआ, जो खान साहब है उनका तो अभी मामला नाअहली वाला वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, बल्कि उनके लिए मज़ीद मसाइल हैं आने वाले दिनों, ठीक है, उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि जो दूसरी साइड है वो वहाँ पर भी, जैसे हम सुनते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि कैसे, क्योंकि आप ये देखें ना कि जो ये एतराज़ लगा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये इसका 8 तारीख को, लेकिन 8 ये टाइम कम है, 8 तारीख को उसका फैसला हो तो अगली 8 को तो इलेक्शन ने होना है, इलेक्शंस ने होना है। तो उसमें जो कुछ जो आप सुनोगे ना, कुछ फैसले जो हैं अदालती फैसले, और उसके साथ उसकी जो पॉलिटिकल जो उसके, यानी आप समझ लें कि जो सियासतदान जिस तरह चाह रहे हैं मामलात को, अपनी कंपेन करना, अपने मामलात को आगे लेके जाना, वो जो है वो शायद अदालती फैसलों के साथ मैच नहीं कर रही बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें कहीं फिर हमारे कुछ केयर टेकर्स हैं जो निगरान हैं, उनका भी एक दफ़ा जो आज दिल तो नहीं चाहता ना जाने को, वो भी चाहते हैं रहें। तो ये उसमें जो है ना, उसमें तो मैं आपको ये बात बता, देखिए ना, सूबों में जो है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो PDM की हुकूमत थी उनके तो बिल्कुल वही उन्हीं की कंटिन्यूशन है। फिर उसके बाद ये है कि
उनको कुछ कह भी नहीं रहा। ठीक है, मतलब उनके मामलात भी हुकूमत आगे अपने मत्थे वो क्यों डालेंगे सर, मीशत सारा 16 महीने आगे पीछे दाएं बाएं, और उन्हीं के सारे उनके कोई आपने नहीं सुना होगा कि उनके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही हो। और अगर कोई महंगाई है, ये है वो है, तो भी वो निगरान को भी उनको भी कोई इशू नहीं है। तो मतलब है कि वो एक ऐसा सा सिलसिला है कि जिसमें, लेकिन चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, और इसमें जो है वो अब वो किस तरह, अच्छा ये जो लकीर वाला मामला है ना, ये पता नहीं है वो क्या था कि सांप निकल गया लकीर रह गई। लकीर कई दफ़ा लकीर तो है अपनी जगह, लेकिन मतलब पत्थर जो है ना नीचे वो हिल रहा है तो पत्थर पे लगी हुई भाई जी साहब, बड़े उसमें बड़े क्लैरिटी उनके साथ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना इस वक्त तक कोई मतलब है कि हो तो रहा है, जो मैं फिर वही बात दोहराऊं, क्योंकि अदालत का हुक्म है तो हम तो यही कहेंगे इलेक्शन हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, धुंध है बहुत ज़्यादा वो जो होता हुआ मतलब उसकी कोई शक्ल, उसकी कोई टिकट कोई आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, अदालतों के फैसले जो हैं वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, और उसमें जो है वो मतलब कैसे हो भी सकता है तेज़ी के साथ, ये भी हो सकता है ना कि तेज़ी के साथ कंपेन शुरू हो जाए 10-12 के बाद हम ये देखें, मैं तो आज तक की बात कर रहा हूँ, 10-12 तारीख के बाद हम 13 के बाद देखेंगे तेज़ी के साथ हमको इलेक्शन होता हुआ, कंपेन चल रही हैं और जनाब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई और कौन किधर, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये है कि ये जो है ना छोटा छोटा बीच में, ये ना कोई कहेगा इसको पता नहीं था अचानक ये नहीं, जो सादिक सिंह इंजरानी साहब हैं, मतलब उन्होंने मतलब करारदाद जो एजेंडे में भी आ गई, मंजूर भी हो गई, पेश भी हो गई, सब कुछ हो गया, उस शाम से हेडलाइंस भी वही हैं, मतलब ऐसे ही हो गया है ना, ये ऐसे इस तरह नहीं है। तो ये देखिए मामला कैसे जाते हैं, ये 13 या फिर देखें ना, मैं तो जिन लोगों से मेरी बात हो रही है तो वो तो गुम अगू हाँ बस ऐसे ही है, देखते हैं ना अब होगा बस, ये वो जो दम खम के साथ उतरते हैं ना, और तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी तैयारी है नहीं इस वक्त इलेक्शंस की, और उसमें जो है वो जाहिर है कि वो बार बार ये भी कहते हैं कि भाई अदालतों में तो अभी तक अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, खान साहब को अब तक थोड़ी सी रिलीफ मिलती है तो वो कहते हैं रिलीफ दे रही हैं, तो अभी उनके साथ हैं, अभी उनके साथ, अब वो कितना क्या करें तहरीक इंसाफ के साथ मतलब उनके लोग सारे उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वो ताब में है, तो इससे बढ़ के और क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उसके बावजूद अगर बात नहीं बन रही तो फिर वो इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे से कभी कुछ हो, तो मामला जो है ना वो ये 13 के बाद ही कुछ क्लैरिटी आएगी, मगर ये कोई ना कहे कि पता नहीं था और ये अचानक हो गया। और चेयरमैन सेनेट ने कहा अच्छा एजेंडे के बगैर ही करा था। सादिक सिंह इंजरानी साहब जो है ना वो हमारे दोस्त हैं बड़े, मतलब लेकिन बड़े बड़े ज़हीन हैं, असल लफ्ज़ तो ये कि बड़े चालाक हैं, चलें ज़हीन है बड़े उनको पता था, और वो सारा जो है ना करारदाद इस तरह नहीं पेश हुई, उन्होंने कहा जल्दी से कर दो, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है। चलें जी अब आगे चलते हैं। अच्छा इसमें जो है वो तो, लेकिन मैंने कहा ना ये भी हो सकता है कि 12-13 के बाद ही अचानक तेज़ हो जाए चीज़ें, क्लैरिटी आ जाए कि जी कौन सा उम्मीदवार किधर खड़ा है, कैसे है, आमने सामने सब बंदी हो जाए सारी, तो उसके बाद फिर ये एकदम से कंपेनिंग शुरू, मतलब नून करे, पीटीआई के बहुत सारे लोगों के कागजात जो हैं वो जो है वो उनके मुस्तरद भी हो रहे हैं, कबूल भी हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, मतलब ये 13 के बाद क्लैरिटी होगी कि सब बंदी किस तरह से हो रही है। अच्छा लेकिन इस दौरान जो है वो एक तो दहशत गर्दी आज ये वाक़या पेश आया और ये बड़ा कंसर्निंग वाक़या है। 3 इश्यूज़ में बार में तो उसी सुई टिकी हुई है, सिक्योरिटी क्राइसिस और सिक्योरिटी क्राइसिस और इर्द गिर्द के हालात, पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो इर्द गिर्द के हालात तय करेंगे। और अब ये देख लें ना कि पिछली हुकूमत जब गिरी है तो क्या वो उसमें इंटरनल मामला छिड़ा ज़्यादा या उसमें ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात ज़्यादा छिड़े कि साइफ़र या यूक्रेन या ये वो ज़्यादा डिस्कशन में आ गया ना। मतलब ख़ित्ते के हालात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्कों के अंदर इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो वो ख़ित्ते की सिचुएशन उसमें बहुत आम है, और फिर सिक्योरिटी आ जाती है उसमें, ज़ाहिर है क्योंकि एक इश्यूज़ हैं, और फिर उसके साथ ही अगर अदम इस्तेकाम होगा तो सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट होगा और मईशत डूबेगी।
मतलब ये आपस और फिर लोग परेशान होंगे और फिर आप भूल जाएंगे कोई उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स और इस्लाहत और ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं सकती। अब ये देखें कि कई मुल्कों में जो है वो बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट्स नहीं डूबे इस तरह से जिस तरह। और ये अभी ग्लोबल क्राइसिस आ रही है, ये ग्लोबल रिसेशन हो रहा है पूरा, मतलब ये कोई पाकिस्तान का नहीं है सिर्फ इशू, एक ग्लोबल जिसे कहते हैं रिसेशन लोग इस साल आलमी सतह पे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अनसर्टन है, पता नहीं कि आगे इसका एंड गेम किस तरफ जाता है, कहाँ पे हालात जाते हैं। तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल से हमको बहुत सोच समझ के फैसला हमें करना चाहिए रियासत को, और ये मज़ीद अदम इस्तेकाम की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। एक तो सियासी शिद्दत जो है उसमें कुछ बयानात तो नहीं, लेकिन अदालती फ़ैसलों का बहरहाल एहतराम जो है वो ज़रूरी है। और उसमें यह है अब कि एक तो अदालत ने ख़ुद कहा, ये बात की कि जी सादिक और अमीन का लफ्ज़, लेकिन अब तौबा का लफ्ज़ डिस्कस हो रहा है। अदालत से तौबा तो माफ़ी का लफ्ज़ होता था, अब तौबा भी डिस्कस हो रही है। तौबा तो अल्लाह ताला से की जाती है सिर्फ। और उसमें यह है कि देखिए ज़ाहिर है कि अदालतें अपना फ़ैसला करेंगी, लेकिन सज़ा और जज़ा का एक मामला तो होता है, ठीक है। और उसमें अगर कोई जुर्म, कई जराइम ऐसे हैं जो कि कई गुनाह ऐसे हैं जो इंसान करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको माफ़ करता है। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं, जो इंसानों के मामलात हैं, अगर इंसानों का पैसा लूटा हुआ है कि जब ज़ाती ज़िंदगियों में लोग जो मर्ज़ी करें वो अल्लाह ताला से फिर तौबा करें। और ये लेकिन अगर हकूक़ुल इबाद हैं तो उसमें तो कसास है, कसास है, यदीयत है। उसमें हकूक़ुल इबाद में तो सज़ा है, फिर उसमें तो फिर कायनात की जो मतलब उसमें तो फिर सबसे अजीम हस्ती कहती है मेरी बेटी भी हो तो हाथ काट दो। तो वहाँ लोग आए थे ना कहने के लिए कि नहीं, वो भी हो तो हाथ काट, नाम लेके। और यहूदी खड़ा हो गया था, उसने सवाल उठाया था कि कुर्ता, तो इसका पैसा कहाँ से आया? तो बात यह है कि ये जो हकूक़ुल इबाद है ना, अगर लोगों का पैसा खाया हुआ है, अगर लोगों में कभी ज़ाती ज़िंदगी में किसी ने किया वो अल्लाह से तौबा करे। लेकिन अगर ज़ाती ज़िंदगियों में से हट के आवाम का पैसा खाया है, लूट मार की है, चोरी चकारी की है, तो उसके लिए तौबा तो अल्लाह, उसके लिए तो अवाम माफ़ करेंगे। लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा, ठीक है। ज़कात के पैसों पे हज हुए इस मुल्क में, और ये जो मतलब किस किस जगह पे कैसे कैसे लूटा गया है। तो बात यह है कि ये तो लोग माफ़ करेंगे, तो लोग माफ़ करेंगे। लोगों से तौबा, लोगों से तो लोगों का, अवाम का पैसा है ना। तो यहाँ पर यह भी देखना है हमें कि हम जो हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी ने जो मर्ज़ी किया वो अल्लाह से तौबा करेगा, लेकिन सज़ा जो है उसका एक तसव्वुर बड़ा वाज़े है दुनिया भर के कवानीन में भी, मतलब है कि और जो है वो दुनिया भर के कवानीन में एक तसव्वुर है सज़ा का। अमेरिका में भी बिठा देते हैं वो इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा देते, कई मुल्कों में बिठा देते हैं, क्योंकि अगर सज़ाएँ ख़त्म हो जाएं तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है हमें इस पूरे जो अदालती निज़ाम वही पूरा शेक हो जाएगा। तो हमें तो ज़रूरत है इस बात की। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सादिक और अमीन, इस पर पहले बहस कर चुके हैं हम कि सादिक और अमीन 100% कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये कि बहरहाल एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो देना ज़रूरी होता है ना। एक स्कूल का बच्चा भी किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेने जाता है तो दूसरे स्कूल वाले कहते हैं कि बेटा पहले स्कूल से जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ। वो कैरेक्टर से, जहाँ से किसी कोई अदारा छोड़ा जाता है तो कोशिश होती है उस शख्स की कि मैं उस अदारे से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाऊँ। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर वो जहाँ पर उसने काम की होती है वहाँ से मिलता है तो अगली जगह जॉब भी मिलती है। इसीलिए अदालतों में भी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ना, वहाँ पे भी तो इंसान ही बैठ के इंसानों का फैसला करते हैं ना। तो बात ये कि ये एक बड़ा, हम इस डिफाइनिंग मूवमेंट पे हैं कि हम जब ये फैसले सामने आएंगे, और मुझे यकीन है पूरा कि ऐसे फैसले होंगे कि उस पे तमाम ही लोग उस पर इत्तेफाक भी करेंगे। और ये क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है और इसमें
क्या आईनी तरमीम के ज़रिए हो सकता है। ये डिस्कशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुख्तलिफ जज साहिबान जो सवाल उठा रहे हैं ना, असल में वो कमेंट्स भी दे रहे हैं, उनमें सवाल भी उठ रहे हैं, मजीद वो सवाल भी पूछ रहे हैं। वो जब एक पॉइंट उठाते हैं, मैं आज सुन रहा था फैज़ी शाह साहब को, मंसूरी शाह साहब को, वो उसमें बड़े सवाल, वो असल में ऐसे सवाल उठाते हैं जो आपको सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जैसे मैंने बात की कि मेरे ये सारा डिस्कशन सुन के मेरे जहन में भी बातें आ रही थी बहुत सारी, तो मैंने कहा कि मैं इसको बात करता हूँ कि ये तो इस तरह से भी होता है कि तौबा में और माफ़ी में, मतलब मैं जाके माफ़ी मैं एक किसी को कत्ल कर दूँ और मैं जाके अदालत में कह दूँ मुझे माफ़ कर दें, तो माफ़ कर देगी अदालत मुझे, ठीक है। तो बात ये सारी कि वो तो मुझे फांसी लगाएगी। बाकी मेरा अल्लाह से मामला है कि मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से, परवरदिगार जो भी है, लेकिन वो तो मुझे फांसी तो लगाएगी, हाथ तो काटेंगे, मतलब या जो भी करेंगे सज़ा हर माशरे में, इंडिया में चाहे और हर मज़हब में, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे एक सज़ा का तस्वुर तो है और बल्कि बड़ा सख्त है। तो वज़ीर आज़म के ऊपर चालान हो जाता है, वो रोकते हैं बरतानिया में गाड़ी रोको, चले भाई चालान हो गया। बोरिस जॉनसन फारिग हो गए, वो जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर पार्टी क्यों कर रहे थे कोविड के अंदर, वहाँ तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इलेक्टेड, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त और सख्त किस्म की स्क्रूटिनी होती है। तो देखते हैं कि अदालतें, और पूरा यकीन है मुझे कि मैं तो ये डिस्कशन सुन के ना अच्छा लग रहा है कि ये हम कम से कम एक हमें सोचने के मौके तो मिल रहा है कि भाई किस तरह से मामला आगे जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी बात फिर इसके बाद साथ ही खिते के वाक़यात आप देखें। आज देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं इस वक्त मेरा ख्याल है टर्की पहुंच गए, अमेरिकन सेक्रेटरी ब्लिंकन, और उनका ये जो दौरा है ये टर्की, फिर उसके बाद यूनान, ये एक हफ़्ता मशरिक़ वस्ता में रहेंगे या मगरबी एशिया में रहेंगे। मैं मशरिक़ वस्ता, अब पूरी कोशिश है कि ये लफ्ज़ मुँह से मेरे, मतलब मैं इसको कम इस्तेमाल करूँ। अच्छा, उसके बाद वो उर्दन जाएंगे, उसके बाद वो कतर आएंगे, फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात, और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, और फिर इसराइल, और फिर मगरबी किनारा, और फिर मिस्र। यानी उनका अगर स्टेट डिपार्टमेंट का मैं एलामिया देखूं तो यूएस डिपार्टमेंट स्टडी बता रहा है, फर्स्ट स्लाइड जो है, कि टर्की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुल्कों का दौरा है उनका, 4 से लेके 11 तारीख तक। अच्छा, तो ये अब इस्तांबुल से हम शुरू करते हैं। तो इस्तांबुल तुर्की में, उसके बाद वो गए थे ग्रीस में, फिर ओमान, फिर कतर, फिर अबू धाबी। तवील दौरा है उनका, और ये दौरा उनका फैसला कौन है इस दौरे में बहुत अहम और बड़ा हसास वक्त में ये दौरा उनका हो रहा है। ये मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो टेन्योर है उसका ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रिप जिसे कहते हैं ना, ये विजिट है कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये अब इसमें बात क्या करेंगे, ये बड़ी ये 3-4 बातें उन्होंने पहले कह दी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियन लाइव्स इन इसराइल, ठीक है, इसराइल के अंदर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज हो, एंड द वेस्ट बैंक एंड गाजा, ये हो गया नंबर 1 एजेंडा, ठीक है। सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ ऑल रिमेनिंग होस्टेजेस, अच्छा बिल्कुल ठीक है। आवर शेयर्ड कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेटिंग द इंक्रीज सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सिविलियंस इन गाजा, एंड रिजम्पशन ऑफ essential services and ensuring the Palestinians are not forcibly displaced from Gaza। वो जो बात हो रही थी ना, कॉन्गो भेज देंगे, इधर भेज देंगे, गाजा में ही रहें फलस्तीनी। He will also discuss urgent mechanism to stem violence, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। Calm rhetoric and reduce regional tensions including deterring Houthis attack on commercial shipping in the Red Sea and avoiding escalation in Lebanon। तो ये इनके दौरे का। फिर आगे ये रिफॉर्म करेंगे अमेरिका की कमिटमेंट विद पार्टनर्स टू सेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट, जो कि क्या इंक्लूड कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव टेंजिबल स्टेप्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। एक फलस्तीनी रियासत बनेगी, ठीक है, अलोंगसाइड द स्टेट ऑफ इसराइल, 2 रियासती, विद बोथ लिविंग इन पीस एंड सिक्योरिटी। 2 रियासती सोल्यूशन होगा, पीरियड, खत्म, बस, दैट्स इट। ये वो स्टांस है जो पाकिस्तान का स्टांस है, ये वो स्टांस है जो तमाम दुनिया का स्टांस है। ये स्टांस नहीं है कि जी हम यहाँ पे गजा के अंदर आके
और मिटा देंगे और इसराइल की फ़ौज बैठ जाएगी और फ़लस्तीनियों को निकाल के यहाँ से कॉन्गो भेज देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बीबी नेतन्याहू का तो सारा वो जो था कि कोई नहीं बनेगी वो तो हो गया ठुस, ठीक है। और अब आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, और इस सेक्रेटरी ब्लिंकन का ही जो है ये बाइडेन इंतज़ामिया का ही के दौर में ये सारा फैलाया हुआ गंद है नेतन्याहू। तो इसको वो खुद ही साफ़ करेंगे और ये भी बताएंगे कि 23,000 लोगों पे अब जो ये 11 तारीख से शुरू हो रही है आलमी अदालत के अंदर, जिसको जनूबी अफ्रीका लेके गया था। अमेरिका ने गलत किया है कि उसमें उन्होंने कहा कि हम इसराइल को बैक नहीं करेंगे, इसराइल तो वहाँ लड़ने जा रहा है केस, अमेरिका को चाहिए बीच में से हटे, ठीक है। और ये आलमी अदालत फैसला करे कि क्या जंगी जराइम के अंदर, और वो सपोर्ट ना करे उसमें इसराइल को, बिल्कुल सपोर्ट ना करे, क्योंकि इस पर यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो एक ख़राबी की तरफ हैं। मेरा जो फ्लेचर से जो मैंने मास्टर्स किया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरा जो थीसिस था उसमें वो थीसिस यही था उस वक्त मेरा कि जी एंटी अमेरिकनिज़म क्यों है इतनी एड देने के बावजूद इस पूरे ख़त्ते में, और वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट के हवाले से ज़्यादा था। तो वो इसलिए है, वो अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों है एंटी अमेरिकनिज़म। तो फिर तो मतलब है कि अब तो मतलब वो एंटी अमेरिकनिज़म नहीं है, वो पॉलिसीज़ हैं। तो ये पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एंटी अमेरिकनिज़म दो अलग चीज़ें हैं। अमेरिकनिज़म तो मतलब मूवीज़ देखते हैं, टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, यूएस एड आती है, मतलब डिप्लोमेसी होती है, मतलब 100 चीज़ें। जो न्यू कॉन्स बैठे हैं ना, हॉक्स, ठीक है ना, मतलब बॉम्ब करो वॉर, ये इशू है सारा, ठीक है ना। हुकूमतें गिरा देते हैं, हुकूमतें बना देते हैं, तख्ते उलट देते हैं, CIA पता नहीं क्या करे, वो इशू है सारा। इशू एंटी अमेरिकनिज्म तो फिर उससे आप देखें कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे, लेकिन आखिर में वो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट फारिग हो गई, उसमें इस्तीफा देना पड़ गया उनको। तो बात ये कि ये इसको अब वो डीएस्केलेट अगर करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बहुत बड़ी। दूसरा, अब ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो तुर्की पहुंचेंगे, तुर्की ने तो पकड़ा हुआ है 40-45 मोसाद के एजेंट्स को कि जी वो हमारे मुल्क में जो है वो करने लगे, असैसिनेट करने का प्लान कर रहे थे यहाँ पे हमास के लीडर्स को। अच्छा, तो एक तो ये उनका कंसर्न दूर होगा कि यहाँ पर हमास, अब जाहिर है कि यहाँ पर मोसाद कुछ नहीं करेगी और इसको मामला, और साथ फिर उसके बाद यकीनन ये जो डील रुकी हुई है, ठीक है ना, ब्लैक सी की, उसके ऊपर भी बात होगी। स्वीडन के ऊपर टर्की क्या करता है भी नेटो, शायद वो भी बात हो, नेटो की मेंबरशिप, वो सारे साइड इश्यूज अभी है। गज़ा, क्योंकि तैयब एर्दोगन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो मतलब लीडिंग, जब जो फ़लस्तीन का इशू उठाया है किसी ने तो उसमें तैयब एर्दोगन अभी से नहीं, बहुत अरसे से, हमेशा से, तो वहाँ से और उसके बाद फिर वो बाकी जगहों पर जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है इसी दौरान जो है जब ये सारा वाक़या हो रहा है तो ये बात जहन में रहे कि अच्छा जो अमेरिका ने फिर जो है वो स्ट्राइक की है, और उन्होंने स्ट्राइक की है ये बगदाद के पास स्ट्राइक की है, और वहाँ पर बगदाद के पास जो उनकी स्ट्राइक हुई है तो ये स्ट्राइक उनकी हुई है, ये हरकतुन नजाबा है। हरकतुन नजाबा जो जमात है ये बनी थी, हरकतुन नजाबा बनी थी बशारुल असद जो हैं वो उनके करीब रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो इराक़ पे स्ट्राइक हुआ है। अच्छा, मैं इराक़ की स्ट्राइक से पहले ये आपको ज़रा सीरिया का भी थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि उसके साथ ही ये लिंक हो रही हैं चीज़ें सारी। मैंने उस दिन कहा था कि जब ये हमास और बशारुल असद के दरमियान तलखी पैदा हो गई थी, जब ये यरमुक का मामला हुआ था, तो उस वक्त ये हुआ था सारा कि ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा था जो बशारुल असद हैं, और जो अरब ममालिक हैं वो सपोर्ट कर रहे थे बशारुल असद के अगेंस्ट जो फोर्सेज हैं। लेकिन वो बाद में वो फोर्सेज भी दाइश बन गई, तो अरब ममालिक पीछे हटे, क्योंकि उसमें से एक इंतहा पसंद गिरोह निकल आया सारा, और वो अजीब मारा मारी शुरू हो गई, उससे सबने मिलकर जान छुड़ाई फिर। लेकिन उस दौरान एक थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हुआ था हमास और जो आप समझ लें कि हिजबुल्लाह के दरमियान, क्योंकि हिजबुल्लाह को तो नहीं निकाला ना यहाँ से शाम से या बाकी जगह। हिजबुल्लाह ज़ाहिर है कि ईरान अहले तशीद उसमें ज़्यादा हैं, और हमास जो है वो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस पैदा हुआ था। तो उसमें जो हिजबुल्लाह है वो
एक ऐसी तंजीम है जो अपने बहुत सारे फैसले इंडिपेंडेंट करती है। ईरान के साथ बड़े ज़बरदस्त उनके ताल्लुकात हैं, बहुत जब भी मिला सैयद हसन नसरुल्लाह साहब से, लेकिन मेरा एक अमूमी जो मेरी अपनी राय भी हो सकती है तो एक वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले ज़रूर करते हैं। यानी वो आप ये समझे ना कि वो जो हैं वो एक तो तवील उनकी तारीख़ है वहाँ पर लेबनान के अंदर। जब ये सद्दाम हुसैन के दौर में जो भी कुछ हुआ वो गए उनके जो ये वो सारी फैमिलीज़ हैं जिनको सद्दाम हुसैन के दौर में बहुत मजालिम का निशाना बनाया गया। और ये जब मजालिम का निशाना बनाया जा रहा था तो उस वक्त ज़ाहिर है कि वो मतलब वो अलग उनकी जो है ना वो पूरी सोच भी है। और वो जिस तरह वो अब वो और हमास जो है उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, और कोऑर्डिनेशन के अंदर वो उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट भी नहीं किया। वो रिएक्ट करेंगे लेकिन फौरी रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो जो बगदाद पे स्ट्राइक हुई है, दोबारा बगदाद पे स्ट्राइक हुई है और वहाँ पर ये हरकत निजाबा के रहनुमाओं को निशाना बनाया। ये हरकत निजाबा जो है ये बनी थी, आप समझ लें कि ये उस दौर में बनी थी जब ये अरब अपराइजिंग और ये सारा शुरू हो रहा था, तो ये बहुत करीब थे बशार अल असद के। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये इराक़ की कमांड में चले गए, जो इराक़ी फ़ौज है उसकी कमांड में चले गए। अब ये स्ट्राइक तो कर दी और वहाँ पे उनके रहनुमा 3-4 रहनुमा उनके हिट हो गए। लेकिन ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा इसमें मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक फैसला आज हुआ है आज की तारीख़ में। आज है 5 जनवरी 2024 को इराक़ के वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि अमरीकी फ़ौज के तमाम अड्डे जो हैं और तमाम फ़ौजी इराक़ खाली करेंगे। यानी आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की जंग और अब इराक़ से उनके जो शिया सुडानी हैं उन्होंने आज कहा है कि तमाम ये हमारे मुल्क में चूँकि प्रॉब्लम का बायस बन रहे हैं वहाँ पे, अभी इन्होंने अटैक किया, फिर उसके बाद जवाब भी उन्होंने कहा हम यहाँ पर हम खुद संभाल लेंगे अपना मुल्क, हमारे अंदर कोई खाना इख्तलाफ है हमारे आपस में, हम सब संभालेंगे, यहाँ से अमेरिकन चले जाएँ। तो अमेरिका को वो उसी तरह से खुदाफिज कहने जा रहे हैं जिस तरह से मालदीव ने इंडिया को कहा है योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो इंडिया की आपको पता है ये जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं ये अपना पहला सरकारी दौरा चाइना का कर रहे हैं, मोहम्मद माजो। ये चाइना का अगले हफ्ते से इनका चाइना का दौरा, पहला स्टेट विजिट शी जिनपिंग के कहने पे मालदीव। वो मालदीव जहाँ पर इंडिया इन इंडिया आउट, इंडिया इन इंडिया आउट के चक्कर में, और हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मालदीव की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन ओशन में। और मालदीव आप मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं हमेशा। मतलब ये थोड़ा सा एक मोदी सरकार को भी थोड़ा कि ऊपर सर पे बैठ जाओ चढ़ के जाके भूटान के और मालदीव के और इसके, और उसका नतीजा ये निकला कि भूटान के साथ टॉक्स आगे बढ़ रही हैं चाइना की, और इधर जो है ये मालदीव निकल गया। और बेल्ट एंड रोड और ये सारा अगले हफ्ते मालदीव के जो सदन है वहाँ पे होंगे। तो ये सर्विस आर नो मोर रिक्वायर्ड, ये मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए, अमेरिका खुद भी वैसे चाह रहा था विड्रॉ करे, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा चले जाए ना, शुरू आगाज़ हो जाए ना, तो फिर जहाँ पर ट्रूप्स रह जाती हैं वो फिर अजीब सा एक इशू हो जाता है कि यहाँ पे क्यों है भाई, यहाँ क्यों ज़रूरत है, यहाँ क्यों ज़रूरत है, यहाँ क्यों ज़रूरत है, इस मुल्क में क्यों है, इसमें। तो ये एक बहरहाल एक बड़ा एक टेंस माहौल है इस वक्त सारा। अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ से निकल के किसी तरह वो चाइना की तरफ जाए, वो चाइना कहता है इधर ही इंगेज जाएंगे, चलो इधर ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते रहें। तो अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा बड़ा फैसला कौन है। अच्छा, अब इस फैसले के एक तो ये कि इराक़ ने ये फैसला कर लिया क्योंकि स्ट्राइक हुई कल दोबारा वहाँ पे, उसमें ये लोग निशाना बने, तो उसमें उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। लेकिन उन्होंने ये कहा, ये मैं आपको बताऊँ, सैयद हसन नसरुल्लाह इसका जवाब ज़रूर देंगे। किस वक्त देंगे मैं नहीं जानता, जवाब ज़रूर आएगा। इसी जैसे कि ईरान में हुआ, ईरान में कल ये जो ब्लास्ट हुए हैं परसों, उसके नतीजे में 93 कुछ फिगर्स शायद ज़्यादा थी कुछ कम हुई हैं, मेरा ख्याल है 93 या 95 के करीब उसमें शहादतें हुई हैं, और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। और उसमें ये हुआ कि जी फ़ौरन ही थोड़ी देर के बाद एक वहाँ पे बयान ये आ गया कि ये दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, इसको तस्लीम नहीं किया ईरान ने, इसको बिल्कुल ईरान ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा इसके पीछे इसराइल है और हम इसको बाद में ज़रा देख लेंगे, इस सिलसिले को भी बाद में देखेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई दाइश वाइश नहीं। वो ये इस तरह का डाल के ना
तो जो भी है, लेकिन दाइश नहीं है। मतलब ईरान का सरकारी मौक़िफ़ ही आ गया कि दाइश इसके पीछे नहीं है। अच्छा, अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले पहले इसराइल एक प्लान के साथ सामने आ गया है, और ये प्लान इसराइल में नहीं बना, ये प्लान मिस्र में बना है, ये प्लान अमेरिका में बना है, ये प्लान रशिया में बना है। इस प्लान के अंदर मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, लेकिन ये प्लान ऐसा भी नहीं है जैसे गैलेंट ने आज सुना दिया कि ऐसे हमें मंजूर है, ऐसे हमें मंजूर है, ऐसे मंजूर, और पाकिस्तान भी है। ये जो बात हो रही है ना, दो रियासती, मैंने आपसे कहा ना, हुकूमतें, सियासी जमातें, यानी आप यकीन करें कि अदलिया भी यही कहेगी, तो पूरी कौम एक जगह पे खड़ी है कि दो रियासती हल, फ़लस्तीनी रियासत की मौजूदगी लाजिम व मलजूम है अगर आपको इस खत्ते में और दुनिया में अमल लाना है। ठीक है, और इसके साथ ही अब आप ये देखें ना कि आने वाले दिनों ये जिस तरह से OIC डिवाइड नहीं हुई, अरब लीग डिवाइड नहीं हुई, यूरोप, जोसेफ बोरेल भी साथ आ रहे हैं ब्लिंकन के, वो भी लेबनान में पहुंचे हुए हैं, और लेबनान में एक और शख्सियत भी पहुंची हुई है, वो आप जरा वक्फा लें, फिर उसको बताता हूँ। एक शख्सियत ब्लिंकन के आने से पहले पहुंच गई है लेबनान, ठीक है, ब्रेक के बाद, और वो वहाँ जी वो ज़रा लो प्रोफाइल में रहती है शख्सियत, ज़रा रडार से नीचे नीचे, लेकिन असल शख्सियत वो है, असल शख्सियत वो। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो आज करारदाद मंजूर हुई है, इससे इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इससे फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि लोग कम थे। मैंने जो बात की ना, वो सिर्फ ये कि इल्म में था। ये चंद सेनेटर्स जो हैं वो उन्होंने बात आपस में की भी है, और एकदम से नहीं होता कि सारे वो करारदाद आ गई, जिस तरह होता है ना कि पता ही किसी को नहीं। इनमें से काफ़ी और क़यादतों को भी इल्म था कि करारदाद आ रही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि इलेक्शन तो अपने टाइम पे होंगे और होने चाहिए, और बाकी अब किस तरह से क्या फ़ैसले होते हैं वो तो दायरा अदालत फ़ैसला कर चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर दोबारा हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए। लेकिन ये कि ये जो है ये बिल्कुल तय है कि ये इल्म में था, और ये अचानक चीज़ बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, दो तीन बातें ऐसी हैं। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि ये वो शख्सियत कौन सी है जो पहले, और बड़ा मुश्किल काम है ये, एमोस हॉइंस्टन जो हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बाइडेन इंतज़ामिया में एनर्जी को देखते थे, और अब थोड़े अरसे पहले बाइडेन यानी वाइट हाउस से मुंसलिक हुए खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर। और ये वो शख्सियत हैं जो चूँकि एनर्जी को देखते रहे, इसलिए पूरी गाज़ा गैस और ये पाइपलाइंस और ये लेबनान कैसे, उसमें शेयरिंग कैसे होगी, ये सारा क्या होगा, गाज़ा के पास क्या आएगा, ये कह चुके हैं कि फ़लस्तीनियों की गैस। तो इनके लिए ज़रा फ़लस्तीनी भी इनको अच्छी तरह से देखते हैं, और इनको लेबनान भी देखता है अच्छी बेहतर तरह से, और इसराइल जो है वो भी ज़ाहिर है कि इनको मुनासिब अंदाज़। तो ये ज़रा जो डिप्लोमेसी है वो तरीके से करते हैं। तो ये लेबनान में है, इस पूरी सूरत हाल में ये लेबनान में मौजूद है। अगर हो ना जंग बहुत ज़्यादा फैलने का सिलसिला होता है, तो सबसे पहले मैं तय करता हूँ कि एक तो मीडिया से होता ही ये सिलसिला, दूसरा ये कि वहाँ से वो भी मीडिया वाले भी देखते हैं कि एम्बेसीज वगैरह से यहाँ से तो खाली तो नहीं करवाया जा रहा, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि अभी ये जंग ज़रा अपनी जगह पे मौजूद है। इसके फैलने के, अल्लाह माफ़ करे, फैल भी सकती है, लेकिन ये अभी ज़रा एक जगह रुकी हुई है। अच्छा, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और गालिबन बाकी वहाँ पे मौजूद शख्सियात से भी मुलाकात हुई है। बड़ा सख्त वहाँ पे स्टांस आया है, क्योंकि लेबनान, मैंने कहा था ना कि हिजबुल्लाह रिएक्ट करता है या लेबनान करता है, तो दोनों अभी रुके हुए हैं, क्योंकि इंतज़ार हो रहा है सेक्रेटरी ब्लिंकन अब आके क्या कहते हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले पहले एक प्लान उन्होंने पेश किया। एक तो ये फटा पड़ गया है, इसराइल में इस वक्त शदीद आपस में खाना जाएगी। अदालत ने उनको पहले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसके बाद नेतन्याहू तो चुप बैठे हैं, लेकिन उनके आज उन्होंने अपने चार्जशीट कर दिया। काबीना का इजलास हुआ कल रात को, तो उसमें काबीना में उन्होंने चार्जशीट कर दिया अपने जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, और उन्होंने कहा कि सारी 7 अक्टूबर तो आप जिम्मेदार हैं, ये 7 अक्टूबर को, और ये जंग, और ये जो 22-23 हज़ार लोग मरे, नेतन्याहू क्यों जाए, हम क्यों जाए वहाँ पे जंगी अदालत में, ही तो सारा कत्लेआम आपने किया है। उन्होंने सारा मलबा फौज पर डाल दिया कि ये तो आप कर रहे थे, ये जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, और ये पता चला कि इतने एक्सप्लोजिव गिरे हैं और डम बम गिरे हैं और ये गिरे हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं था। ये वहाँ पे नेतन्याहू था। लेकिन वो जो राइट विंगर्स हैं, जो इंतहा पसंद है वहाँ पे,
उन्होंने उनका साथियों ने कहा जो बिल्कुल ठीक किया, हम तो कहते हैं कि सफ़ा हस्ती से मिटा दो इनको, तो ये फटा पड़ा रात को। अब बहरहाल इस दौरान जो है वो वज़ीर दिफा जो गैलेंट है, अब उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है अमेरिका की तरफ से कि बच्चों, इससे पहले कि ब्लिंकन वहाँ पे आए तो एक ऐसा कोई प्लान पेश करो कि ये जंग के बाद क्या होगा। जंग तो रुकने जा रही है ना, आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अब जनाब उन्होंने एक प्लान पेश किया अपना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उसमें 4 नुकात हैं। पहला नुकता तो ये है कि गजा और मगरबी किनारे पे इसराइल नहीं होगा। वो जो पहले बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर हम ही आएंगे और ये ख़त्म कर देंगे और अब ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी को जगह नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे, वो फ़लस्तीनी ही फैसला करेंगे। एक उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्ड PA यानी रिफॉर्म्ड फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, उसको रिफॉर्म करके दोबारा से वो संभालेगी सारा। एक उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर जो है वो एक कई ममालिक की फ़ौज आके सिक्योरिटी संभाले गजा के अंदर, कई ममालिक की फ़ौज, जिसको अमेरिका लीड करे। अमेरिका क्यों लीड करे भाई? अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज होगी, अमन फ़ौज आएगी तो अक़वाम मुत्तहिदा की होगी, और ज़ाहिर है उसमें यूरोपियंस हो सकते हैं, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका लीड कैसे करेगा? अमेरिका तो मतलब यहाँ पर एक और इशू है ना, अमेरिका तो ये कोलिशन नहीं बना, इसको कोई ऐसा मुल्क लीड कर सकता है जो कि अच्छा उसने साथ ही कहा कि मॉडरेट मुस्लिम या अरब कंट्रीज है। मॉडरेट कौन सी अरब कंट्रीज हैं ये भी फैसला इसराइल करेगा। अच्छा जी, बहरहाल इसका मतलब है कि वो जो मैंने बात की थी उस तरफ मामला जा रहा है कि यहाँ पे कई मुल्कों की फ़ौज या फ़ौजी दस्ते आके और आने वाले दिनों में सिक्योरिटी संभालेंगे। ये ग्रेजुअली होगा, ठीक है। पहले सीज़ फायर होगा, ये रगमाली रिहा होंगे, ये उधर जंग जो जो कोर्ट बैठी है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका बहुत ज़्यादा आएगा सामने, और उसको आना भी नहीं चाहिए। और ये उसके बाद रिहेबिलिटेशन जो है, इसराइल का कहना है कि रिहेबिलिटेशन अमेरिका यूरोप, रिहेबिलिटेशन यानी जो हमने तबाही बर्बादी की है इसको अमेरिका और यूरोप और फिर मॉडरेट अरब ममालिक यहाँ पे सारी तामीर करेंगे। आप तबाह करेंगे वो तामीर करेंगे, लेकिन और साथ ही जब उन्होंने कह दिया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ही देखेगी तो इसका मतलब है कि 2 रियासती सोल्यूशन पे इसराइल दोबारा आ गया, ठीक है। जब उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर इसराइल नहीं बल्कि फ़लस्तीन ही देखेंगे, लेकिन रिफॉर्म्ड फ़लस्तीनी जो कि रेडिकल, तो इसका मतलब है 2 रियासत पे मान गए। ये वो बात है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने की है, जो कि बुनियादी बात है, जो कि हमारा भी मौक़िफ़ है, सबका मौक़िफ़ है। एक तो बात ये होगी। फिर दूसरी बात कि ये एक फिर हुतीज़ जहाज़ ले गए उठा के, सॉरी हुतीज़ नहीं लेके गए, सोमाली कज़ाक ले गए उठा के। सोमाली कज़ाक जो हैं मौके से फ़ायदा उठा के भरपूर सोमाली कज़ाक जो हैं वो एक जहाज़ ले गए उठा के, और वो जहाज़ कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना MV लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कज़ाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज़ को। और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के सालों पे पहुंच गया है। अब देखना ये है कि अब वहाँ पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए उनका नाम है मार्कोस। तो हमें इस तरह से कहना है, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज़ का नाम है लीला, ठीक है। तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कज़ाकों से उतर गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो देखना ये है वो कज़ाक लेके भाग जाते हैं लीला को या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। ये एक बड़ा एक ज़ाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी ख़राब हुई हुई है इस वक्त। तो ये अब तो ये इस बात की उम्मीद की जा, इसी तरह से ये जो वाक़यात पेश आए हैं इसके ऊपर मतलब इसको एक्सीडेंट ईरान ने करार देने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है ये एक्सीडेंट नहीं, ये टेररिस्ट अटैक्स हैं, और टेररिस्ट अटैक्स में उनका कहना ये है कि हम वो पीछे जाएंगे। कहते ईरान ये मुल्क जितने हैं ना, ये फौरी तौर पे ये हर मुल्क फौरी तौर पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता। कई दफ़ा
कई दफ़ा करता भी है, फॉरेन स्ट्राइक कर दी अमेरिका ने, कई दफ़ा रिस्ट्रेन करते हैं, रुकते हैं और वो बाद में जाते हैं पीछे। तो ये अब फौरी तौर पे तो ये हुआ क्योंकि वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। देखें, अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये सीरिया बड़ी मुश्किलों से स्टेबलाइज हुआ है। इराक बड़ी मुश्किलों से, इलेक्शंस आपस में उनकी अभी भी अंदर फटे पड़े हुए हैं। वो मतलब है कि इस वक्त अगर वहाँ पर ये जंगें, ये मुल्क स्टेबल नहीं है इस वक्त। मैं बार बार ये बात करता, देखिए ना, ये जो फैसला हुआ है इथोपिया का और सोमाली लैंड का, मैंने आपसे कहा था इस स्ट्रेटेजिक वैल्यू है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सोमाली लैंड की बंदरगाहों तक इथोपिया आ गया, जो कि लैंड लॉक था। और लैंड लॉक इसलिए था कि एरिटेरिया से आज़ाद हो गया था। एरिटेरिया जब तक इथोपिया का हिस्सा था, अब एरिटेरिया इथोपिया की लड़ाई हो रही है। तो वहाँ पर जो है वो अब उसका, और मैंने कहा था कि इथोपिया का और मिस्र का फड्डा है ये रिवर नाइल पे, और वहाँ जो डैम बन रहा है बहुत बड़ा, जिसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना बना रहा है बहुत बड़ा। चाइना के तो तकरीबन अफ्रीका में तो रशिया और चाइना का बहुत बड़ा फुटप्रिंट हो गया। तो अब इशू ये सारा कि वो मिस्र ने उस पर अपना थोड़ा सा गम और गुस्से का इजहार की, ज़्यादा नहीं कर सकते, और टर्की ने भी उस पर प्रोटेस्ट किए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स तक इथोपिया पहुंचा है, ये पोर्ट्स बड़ी बड़ी वाइटल हैं। जिबूती, सोमाली लैंड, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पोर्ट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब ये अफ्रीका जो है वो, और आपको पता है अफ्रीका जो है वो अब आने वाले दिनों में एक तो बेल्ट एंड रोड और दूसरा ये ब्रिक्स का बहुत उसमें शामिल हो रहा है। तो ये एक नई सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। 7 तारीख को, इतवार को, परसों बांग्लादेश में इलेक्शन है और अपोजिशन पार्टियां बाइकआउट कर गई हैं, और हसीना वाजिद जो हैं, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इससे पिछला इलेक्शन हुआ था तो भी बाइकआउट कर गई थी अपोजिशन, हंगामे। उससे पहले इलेक्शन हुआ था तो बाइकआउट कर गए थे क्योंकि आईनी तरमीम के तहत उन्होंने, मैंने कहा था निगरान हुकूमतें नहीं बनती, निगरान हुकूमतें आईनी तरमीम पास हुई थी, उसके बाद ये हसीना वाजिद ने करवाई थी। तो उसके बाद, उससे पहले जब इलेक्शन हुए थे, एक दौर ऐसा भी था, ये जब जनरल मोहम्मद इरशाद आ गए थे ना वहाँ पे, तो हसीना वाजिद और खालिदा जिया ने एक साथ मिलकर कैंपेन की थी, और वहाँ से जनरल मोहम्मद इरशाद को रिज़ाइन करने पे 1990 में मजबूर किया था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शंस हुए, तो फिर उसके बाद वो पहले बीएनपी जीती, फिर उसके बाद वो दूसरा, फिर एक हुकूमत शायद 10-12 दिन के बाद ही गिर गई थी, फिर हुआ, तो एक झगड़ा चलता रहा। अब ये जो है इसके अमेरिका इसकी गहरी नज़रें हैं इस इलेक्शन पे, अमेरिका की गहरी नज़रें और यूरोपीय यूनियन की भी गहरी नज़रें हैं, क्योंकि ऑपरेशन बैकआउट कर गई, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट आता है, क्या उस इलेक्शन के नतीजे में इस्तेकाम आ जाता है मुल्क में। असल बात तो ये कि इस्तेकाम आना चाहिए, क्या इस्तेकाम आ जाता है, नहीं आता, ये हमने देखना है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि खालिदा जिया हो या हसीना वाजिद हो, दोनों में से चाइना के लिए कोई इशू नहीं है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम है वहाँ पे अदम इस्तेकाम हो रहा है, लेकिन चाइना ठीक है, हसीना वाजिद साहिबा के लिए चाइना का कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ये अब ये टर्मोइल है खित्ते का। अब ये हमारी दुआ है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौर में ये सीज़ फायर हो और ये जंगबंदी हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि सीज़ फायर की अलामात आनी शुरू हो गई हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन अपना होमवर्क करके पहले टर्की पहुँचे हैं, टर्की से, और अब देखिए 9 मुल्कों का दौरा होगा। ये पूरा अगला हफ्ता जो है इस सेक्रेटरी ब्लिंकन की नेतन्याहू, वो पहले ही उन्होंने प्रोग्राम पेश कर दिया, अमन मुआहदा, और हम तो फ़ौज ने हमने नहीं किया भाई, हमारी फ़ौज ने किया, हमने नहीं किया, ये इसको पकड़ लो, ठीक है। और इन्होंने बम वम गिराए हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। और दूसरा ये है कि ये हाँ एक नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनाएंगे, वो फिर वहाँ पे होगी, एक फ़ौज ऐसी आ जाए, हमारी फ़ौज नहीं होगी, इसराइल की दूसरी फ़ौज आ जाए, उसको अमेरिका लीड करे, और उसमें जो है यूरोपीय मुल्कों और रोशन ख्याल अरब ममालिक और वो पैसा भी दें, ये भी करें, वो भी करें। तो वो जो था ना कि इसराइल ऑक्युपाई करेगा, यहाँ से निकाल देंगे सारे फ़लस्तीनियों को, 2 रियासती हल को आज इसराइल ने एक बार फिर तस्लीम कर लिया है। और वो जो था ना कि ये मगरबी किनारा भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले, और ये बहुत अच्छी मूव है, बहुत अच्छी मूव है। लेकिन ये है कि साथ ही अमेरिका इराक से निकल रहा है। ये भी तारीखी दिन है कि अमेरिका इराक में आया कैसे था, निकला कैसे, अफ़गानिस्तान में आया कैसे, निकला कैसे। बड़ी कुव्वतें जो हैं वो ग्रेट पावर्स किस तरह से फैसले करती हैं और किस तरह से बड़े बड़े प्लान्स ख़राब हो जाते हैं। देखना हो तो पिछले चंद सालों को देखें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।